नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने एक बार फिर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कल T20 वर्ल्ड कप के मैच में न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दे दी है। न्यूजीलैंड की टीम ने 1.5 माह कबल पाकिस्तान के दौरे में ऐन वक्त पर सिक्योरिटी का बहाना बनाकर मैच खेलने से इनकार कर दिया था। पूरी कौम ने इस बात को न सिर्फ अपनी तौहीन समझा था बल्कि इस पर बेतहाशा गमज़दा भी थे, लेकिन कल पाकिस्तानी टीम ने 5 विकेट से मैच जीतकर सारा हिसाब बेबाक कर दिया। मैच के दौरान भी शायकीन न्यूजीलैंड टीम पर तंज करते हुए सिक्योरिटी के नारे लगाते रहे। लेट्स वॉच देम। शायकीन नहायत मायूस हुए थे, मगर उस वक्त भी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रमीज राजा ने कौम को हौसला देते हुए कहा था कि हमें क्या करना चाहिए। लेट्स वॉच हिम। फखर आलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आप तो इसकी कवरेज में साथ साथ शामिल हैं। जिस तक रमीज राजा ये कह रहे थे तो आपको लग रहा था कि ऐसा हो भी जाएगा? देखिए जी, तो क्रिकेट का ये कि आपको कभी भी कुछ भी पता नहीं चलता। दैट्स द रोमांस ऑफ द गेम, दैट्स द ऑसमनेस ऑफ द गेम कि आपको अंदाजा ही नहीं होता कि किस वक्त क्या चीज, कौन सी बाजी कब पलट जाए। अलबत्ता उनकी रमीज की जो ये अप्रोच थी ये बिल्कुल सही थी कि हमें चाहिए कि हम अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू जो है वो दुनिया को ये दोबारा एक दफा रिमाइंड कराएं कि वी आर अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद, सो तो ये सूरत हाल है। आई थिंक कि हमें बड़ा खुश होना चाहिए जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही है अभी तक ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के अंदर। और बहैसियत पाकिस्तानी ऑफ कोर्स मैं बहुत ऑफेंड हुआ था जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा मंसूख करके अचानक 2 घंटे पहले यहाँ से चली गई, और उन्होंने उसकी वजह आज तक हमें नहीं बताई। जो एक सवालिया निशान है मौजूद है कि उन्होंने कहा जी थ्रेट थी और बड़ी क्रेडिबल थ्रेट थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं फ्रिया आपके शो में आऊँ, आपके स्टूडियो में आऊँ और एन शो शुरू होने से 1 मिनट पहले मैं खड़ा हो जाऊँ कि जी बहुत बड़ी क्रेडिबल थ्रेट है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो नहीं खेलूँ यहाँ पे, आपके शो पे नहीं आऊंगा। क्या ये मेरी तरफ से कोई नॉर्मल कर्टसी नहीं होगी कि मैं बताऊं कि खतरा किस किस्म का है जिसको कि फ्रिया आप भी स्टूडियो से बाहर चले जाइए, खतरा बहुत मुश्किल है, या किस तरह इस खतरे को डील करना है। मैं तो जा रहा हूँ, आप जरा अपनी सिक्योरिटी से बोलें अब तक न्यूज की कि वो उसको सही तरीके से जो है वो एड्रेस करे। तो उन्होंने हमें आज तक वो खतरा भी नहीं बताया कि वो खतरा क्या था। लेकिन कल मैच को देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि वो खतरा बेसिकली हारिस रऊफ था, शुएब मलिक था, आसिफ अली था, वो मेरा ख्याल है खतरा था जो उनको वो जो टालना चाह रहे थे। बट सी व्हाट दे डिड वाज हाईली, हमने कोविड के टाइम पे पाकिस्तान ने ये सीरीज अंडरटेक की जब दुनिया बंद हुई थी, जब लोग क्वारंटीन में जाना था, जब हमारे लड़कों को बार बार क्वारंटीन करना पड़ा, जब उन्होंने इनकी होम सीरीज खेली, यानी कि हमने न्यूजीलैंड जाके खेली क्रिकेट, हमने इंग्लैंड जाके खेली क्रिकेट। सो ये बड़ा एक और इट वाज रियली सैड कि एक इतना जब मौका आया, वर्ल्ड कप की तैयारी होनी थी, उस वक्त अचानक इस तरह अबैंडन किया गया। ऑफ कोर्स किसी की शरारत थी, किसी की सोची समझी चाल थी इसके पीछे, और हम सब जानते हैं कि वो कौन थे। तो वो है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ये बड़ा अच्छा हुआ कि हम आज उसका सही तरीके से जवाब दे रहे हैं। सो पॉलिटिक्स और क्रिकेट अब तो बिल्कुल आज की दुनिया में साथ साथ हैं। सो पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी थी ये दोनों क्रिकेट मैचेस, लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि भारत तो रास्ते में आ गया, असल तो हमारा मसला न्यूजीलैंड से था। डू यू एग्री विद दैट? देखिए, पहली बात तो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट की बदकिस्मती से क्रिकेट को सियासत की नजर किया जा रहा है, और इसमें जो फोर फ्रंट पे है वो इंडिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना चाहता। वो माजी में जो काबुल में हुकूमत थी उसके थ्रू प्रॉक्सी करके अफगान क्रिकेट टीम को भी इन्फ्लुएंस करके वो अपनी उस पर इस्तेमाल करना चाहते थे। वो हमारे PSL के ब्रांड को हर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो हमारे के पाकिस्तान सुपर लीग की डेट्स के साथ वो चीजों को क्लैश करने की कोशिश करें। ये जो अभी फॉल्स फ्लैग इंटेलिजेंस का हुआ है, यकीनी तौर पे हमारे सिक्योरिटी इदारे उसके ऊपर अगर मजीद तहकीकात करेंगे, उस वक्त मेरे ख्याल है कुछ सबूत मिल गए थे कि वो झूठ कहाँ से जो था वो किया गया था। सो ये जो हरबे हैं, ये नेगेटिव हरबे जो है, जो सियासत की नजर किया गया है क्रिकेट को, ये कहाँ से हुआ था? ये भारत की हरकतें थी सारी की सारी। उन्होंने कहा कि हम इनको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दें, इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दें, स्पोर्ट्स वाइज हम इनको आइसोलेट कर दें, इनके पास कोई ना जाए, इनको डिमोरलाइज कर दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि तमाम हरबे
हमारे दुश्मनों के हमारे खिलाफ जो है वो मुत्तहिदा अरब अमीरात के क्रिकेट ग्राउंड्स के अंदर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है उनका जवाब दे रही है कि दे हैव फेल्ड. इट इज सैड. और अब मैं आपको बताऊं, जो थोड़ा सा भी क्रिकेट सोचने और समझने वाला है वो इस वक्त ये बात जरूर करेगा इंडिया की क्रिकेट बोर्ड से कि जनाब आप जब ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में आने देते हैं, ना इंडियन खिलाड़ियों को पीएसएल में जाने देते हैं, ना आप बायलैटरल सीरीज खेलने को तैयार है, ना आप ट्राइलैटरल सीरीज के 3 नेशन टूर्नामेंट खेलने को तैयार है जिसमें पाकिस्तान आए, तो उसका नतीजा इवेंचुअली ये हुआ कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो चेंज होते रहे. आपने इनके साथ नहीं खेला और जब वो आपके सामने मुकाबले में उतरे आईसीसी के इवेंट में तो आप उनको डॉज नहीं कर सकते, तो वहां आपको झटका लग गया बिकॉज यू डोंट प्ले रेगुलरली, यू डोंट सी द अदर टीम के वो कैसी परफॉर्म करती है, क्या है क्या नहीं. नो, वो एक होता है जब आप बार बार खेलते हैं तो आपको अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि आपका ओपोनेंट किस लेवल का है. उसका नुकसान उन्होंने उठाया है, हमने नहीं, उन्होंने उठाया. यू नो, सो दिस इज इट इज सैड कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स के नजर किया जाता है. एंड आई थिंक पाकिस्तानी कौम भी, पाकिस्तानी सरकार भी, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भी, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी, वो जो है दे हैव बीन ग्रेट एम्बेसडर्स ऑफ पीस एंड ग्रेट एम्बेसडर्स ऑफ बायलैटरल क्रिकेट. बदकिस्मती से जब तक कि एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में मुसलसल इस तरह के टैक्टिक्स डिप्लॉय करती रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये होगा. बट एटलीस्ट यू नो वी शुड जस्ट होप, वी एज पाकिस्तानी शुड कीप आवर क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स यू नो सेपरेट. हमें वो वाला नहीं करनी चाहिए अप्रोच जो कि इंडिया में है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. थैंक यू सो मच फखर आलम फॉर जॉइनिंग अस. जनरल साहब, ये जो भारत के हवाले से बात की है, क्योंकि हम सिर्फ हर जगह देखते हैं भारत की इन्वॉल्वमेंट और क्रिकेट के अंदर भी, आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, थोड़ी सी आपकी बात कर दी, लेकिन जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, ये क्रिकेट मैच नहीं होता पाकिस्तान और भारत का. और जो बाकी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए, जिसे कैसे कश्मीर में जुल्म हो रहा है, जो आसाम में मुसलमानों से जुल्म किया जा रहा है, और भारत के अंदर जो लोग बड़ी कोशिश के बावजूद अपने आप को भारतीय साबित नहीं कर सके मुसलमान, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखते हैं तो ये मैच की जो हियत है वो थोड़ी डिफरेंट नजर आती है आपको. और there was a statement to be made by Pakistan, और पाकिस्तान made the statement very very firmly. नंबर 1. नंबर 2, इसका इम्पैक्ट देखिए क्या हुआ है. भारत के अंदर जो मुसलमान थे, कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, उनके साथ क्या किया गया है? मुसलमानों को सड़कों में घसीट के मारा पीटा गया है. वो भारतीय मुसलमान है. एक भारतीय जो क्रिकेटर है शामी, जो इससे पहले शायद भारत के लाइट बॉल में सबसे अच्छा साबित हो रहा था, ये उसके साथ क्या किया जा रहा है. तो इस मैच को पाकिस्तान ने जो जीत के एक जो बहुत बड़ा मैसेज दुनिया के सामने आया ये है कि दैट इज व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट. पाकिस्तान में तो कभी ऐसी चीज नहीं हुई, हम भारत से हारते रहे हैं, उसके बावजूद हम लेने को बुरा भला कहते हैं. किसी के साथ, किसी ऐसे आदमी के साथ, शख्स के साथ किसी ने कुछ नहीं कहा जिसने कहा यार भारत की टीम जीत गई तो हमें इसका खुश होना चाहिए. मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान हैज प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी अ स्पोर्टिंग नेशन. हमारी स्पोर्ट्स लेवल इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन जो स्पिरिट है गेम की, पाकिस्तान उस लिहाज से अपने आप को पेश करता है और दुनिया ने इसको कहां से कहां लेके चली गई है. और भारत के साथ तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट पाकिस्तान ने दी है शायद दुनिया के लिए, क्योंकि ये जो न्यूजीलैंड का जाना और इंग्लिस्तान का यहाँ पे ना आना, ये सारा कुछ एक खास मंसूबे के तहत हुआ है और उस मंसूबे में भारत एक रोल था उसका. भारत तो पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छी तरीके से बता दिया भारत को भी कि आप क्रिकेट हमारे मुल्क में होने दें या ना होने दें, पाकिस्तान इज ए टीम एंड पाकिस्तान नॉट ओनली इज अ क्रिकेट टीम बट पाकिस्तान इज अ नेशन. इज समथिंग वी हैव टू डील विद. इट्स नॉट इजी टू डील विद अस. इंडीड. सो 34 साल कबल आज ही के दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा भी किया था. आसाम, मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में यौम सियाम मनाया गया. हम इस पे बात करेंगे. आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं राइट आफ्टर ब्रेक. एंड वेलकम बैक. आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जिक्र किया कश्मीर का. लेट्स वॉच हिम. आलिया हमजा साहिबा, आज मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम यौम सियाम मना रहे हैं, लेकिन कर्फ्यू का शिकार वो अभी हैं. हमने अभी क्रिकेट मैच का जिक्र किया, वहाँ पर सेलिब्रेट करने पे उन पे जुल्म सितम होता है. सो जो एक्चुअल फिजिकल मामलात हैं वो तो वहीं के वहीं मौजूद हैं.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरिया। फरिया, क्रिकेट के थोड़े बहुत फ़ैन हम भी हैं, कुछ थोड़ी सी बात हम उस पर करके कश्मीर पर आ जाते हैं। ये बात कर रहे थे फ़ख्र आलम साहब, आपने भी किया। मैं तो सिर्फ न्यूजीलैंड को एक ही पैगाम है, मेरे हाथ में गेंद है, कोई असला नहीं, और सुनाओ सिक्योरिटी का कोई मसला तो नहीं। पाकिस्तानी टीम ने हमने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, और इन्होंने इंडिया का गरूर हो जाए या न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी हो जाए, सब सेट करके भेजी है। देखिए, आपने जिस तरह से बात की, आज यौम स्याह है, हम अपनी कश्मीरी बहनों, माओं, बेटियों, वहाँ जितने भी लोग हैं सारे कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। और सबसे ज़्यादा जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया है, और जिस तरह से कंडेमेबल है कि कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर मुकदमे दर्ज किए गए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीखी फतह को सेलिब्रेट किया था, इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। और जिस तरह के मुजालिम उन पर हुए हैं, जिस तरह का तशद्दुद उन पर हुआ है, इंडिया का एक मकरू चेहरा ना सिर्फ कश्मीरी स्टूडेंट्स के ऊपर, बल्कि उन्होंने सिख, दलित, जो कोई भी पाकिस्तान को की इस तारीखी फतह को सेलिब्रेट कर रहा था, उन्होंने उन पर जुल्म मुजालिम ढाए हैं। अब आज हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए? देखें, कश्मीर का जब पहली दफ़ा, मेरा ये ख्याल है कि मोदी का मकरू चेहरा, मोदी के आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, नाजीज़म है, वो सबसे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दुनिया को उसका मकरू चेहरा दिखाया। आज तक जो इंडिया सिर्फ ये कहता था कि जी मैं तो उसके फाशिज्म को दुनिया के सामने एक्सपोज किया, ये दिखाया कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की क्या हालत है, ये दिखाया कि कश्मीर पर मुजालिम किस तरह से कर रहे हैं। आज तक ये जो मसला था, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल मसला कंसिडर किया जाता था। आज यहाँ पर हमारे जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, वो इन मजालिम पर बात कर रहे हैं। इंडिया को एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पर देखा जा रहा है, इंडिया को एक ऐसी कंट्री के तौर पर देखा जा रहा है जहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ, जिस तरह से उन्होंने सिखों के, किसानों के ऊपर जुल्म सितम किए, जिस तरह से दलित के ऊपर, जिस तरह से वहाँ मुसलमान माइनॉरिटीज के ऊपर आप सामने ले ले, वो जुल्म सितम कर रहे हैं, उनका मकरू चेहरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दुनिया को दिखाया। जिस तरह से कश्मीर की आवाज यूएन के ऐवानों में गूंजी है, जिस तरह से उन्होंने कश्मीर के एम्बेसडर होने का हक अदा किया है, आज तक ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ था। ऊफा डिक्लेरेशन ले ले, उससे कश्मीर का नाम निकाला गया, भरका दर की बुक का आपके सामने है। और आपको आपके एम्बेसडर्स तस्लीम असलम साहिबा हो जाए या हमारे एक और एम्बेसडर थे, उन्होंने बताया कि हमें मना किया जाता था कि कश्मीर के इशू पर बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स को साइड पे भी रख दे तो हम ये बात करते हैं अली गिलानी की मौत के ऊपर जिस तरह का रिएक्शन था, जिस तरह का अली गिलानी शहीद साहब की मौत के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जिस तरह से इंडिया के फाशिज्म को एक्सपोज किया कि उनकी डेड बॉडी के साथ इंडिया ने क्या सलूक किया, तो ये सारी वो चीजें हैं कि जो हम पूरी दुनिया पे एक्सपोज कर रहे हैं। राइट, सो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें अगर पिछली हुकूमतों से, जैसे आलिया साहिबा ने कहा है। एक नज़र भी देख लेते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की रिपोर्ट ये कह रही है कि मकबूजा कश्मीर में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और भारतीय फौज की जानिब से 13 लड़के और 2 लड़कियों समेत 15 बच्चों को हलाक किया गया। इसी दौरान 9 से 17 साल की उम्र के 68 बच्चों को कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने के लिए इस इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया गया। इस रिपोर्ट पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भारत से क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में बच्चों की हलाकतों से परेशान और उनके लिए दुआगो हूँ। भारत बच्चों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल रोके और बच्चों की हिफाजत के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करे। मैं बच्चों की नसबंदी से भी परेशान हूँ। मैं रात के वक्त छापों के दौरान उनकी गिरफ्तारी, फौजी कैंपों में नज़रबंदी, दौरान हिरासत तशद्दुद और बगैर किसी इल्ज़ाम के घरों में रोके जाने पर भी परेशान हूँ। अली गौहर साहब, ये तमाम मामलात हमने इंटरनेशनली भी देखा है कि माजी की निस्बत प्रेशर भी बढ़ा है, तो भारत के अंदर जुल्म भी बढ़ा है। इसमें कितना ज़रूरी है पॉलिटिकल कंसेंसस बजाय इसके कि आपस में पॉइंट स्कोरिंग हो? जी अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत ये है कि इस बात पे तो कोई शक तो शुबा वाली बात नहीं है कि जो मकबूजा कश्मीर के मुसलमान हैं और कश्मीरी हैं, उनकी पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत है वो बड़ी लाजवाब मोहब्बत है। और वो मतलब है आज से नहीं
جب سے پاکستان معاہدے وجود میں آیا اس وقت سے وہ اپنی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں بھی وہ دے بھی چکے ہیں اور دے بھی رہے. آپ نے دیکھا کہ آج بھی ان کے جو لوگ شہید ہوتے ہیں اس جدوجہد میں ان کو پاکستان کے پرچموں میں دفنایا جاتا ہے. آج بھی اگر ان کے نعرے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہے پاکستانی, پاکستان ہمارا ہے. تو مقصد ہمارا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو ہمیشہ اپنے قول اور فعل سے ہمیشہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان کا ہی حصہ بننا چاہتے ہیں, اگرچہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو مطلب ہے اس پر عمل نہیں کیا گیا اور ان کو حق خود ارادیت نہیں دیا گیا. اور جب کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی, ہمارا تو بحیثیت مسلمان یہ ایمان ہے کہ ان کی یہ لازوال جو قربانیاں ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جائیں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن قریب آئے گا جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد مزید شامل حال ہو جاتی ہے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ سے اس سینیریو میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور بالخصوص جو موجودہ اپوزیشن کا کردار ہے جس میں دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, اس ملک میں جب بھی اظہار یکجہتی کا موقع آیا ہے تو پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے پاکستانی عوام کا بھی ساتھ دیا ہے, کشمیر کا بھی ساتھ دیا ہے, فلسطین کے ایشو پر بھی ساتھ دیا ہے. لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہماری حکومت کا جو رویہ رہا ہے وہ اس طرح سے نہیں رہا جس طرح سے کہ انہیں اپوزیشن کو, جس طرح سے کہ اپوزیشن نے ان ایشوز پر قومی مطلب ہے کہ دھارے میں جو قوم کا ساتھ دیا اس پر جس طرح سے حکومت کو ویلکم کرنا چاہیے تھا, بلکہ ان کی طرف سے ایک مایوس کن اور تنقید کرنے والا رویہ ہی ہمیشہ سامنے آیا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ اگر کشمیر کا ایشو آیا ہے, میری گزارش سن لیں نا, کشمیر کا ایشو آیا ہے تو اس وقت اپوزیشن قومی اسمبلی میں موجود تھی جب بھی کشمیر پر اظہار یکجہتی کا مطلب ہے کہ ایشو اٹھا ہے, لیکن پرائم منسٹر اسمبلی سے غائب تھے. فلسطین کا ایشو آیا, پوری اپوزیشن اور اپوزیشن لیڈر جو تھے وہ اسمبلی میں موجود تھے, پرائم منسٹر اس وقت بھی غائب تھے. آپ دیکھیں کہ آج جو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں 72 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ ڈکلیئر کیا, لیکن ہماری خارجہ پالیسی یہ تھی اس وقت جب مودی نے یہ سنگین قدم اٹھایا تو وہ اس نے پوری دنیا کے دورے کیے اور وہاں پر اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا. لیکن یہاں ہمارے وزیر خارجہ تھے, وہ ہر ویکنڈ پہ جا کر ملتان سے ایک پریس کانفرنس کر دیا کرتے تھے کہ وہ ہم کشمیر کے حق میں. ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو چاہیے تھا, اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کے پراپر الیکٹڈ وزیر اعظم نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ پوری دنیا کو وزٹ کرتے, بے شک اپوزیشن کے ڈیلیگیشن پوری دنیا میں بھیجتے تاکہ ہم بھی بتاتے کہ اس کیونکہ آئی ایم شیور کہ ہم سب یہ بھی چاہتے ہیں کہ سلوشن بھی ہمیں پتا ہو یا ہم اس طرف جائیں. جنرل صاحب, آپ کا واسٹ ایکسپیرینس ہے, نالج ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے آف دا ایشو, الٹیمیٹ سلوشن ہوگا کیا کشمیر کا؟ دیکھیے, اگر آپ خطرات کو سمجھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم کشمیر کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا بھی کرنا چاہیے. کوئی لیٹسٹ کچھ رپورٹس آئی ہیں, ان کا لباب میں آپ کے سامنے رکھتے. میرا اپنا نظر ہے, نقطہ نظر ہے, ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. اس وقت دنیا کی 3 بدترین انتہا پسند سوچ اکٹھی ہیں اس وقت, کرسچن زائنزم, جوئش زائنزم اور برہمن زائنزم. ان کا گٹھ جوڑ کس کے خلاف ہے؟ کسی کو شک اگر ہے تو میرے خیال دور ہو جانا چاہیے. اب یہ گٹھ جوڑ جو ہے پاکستان کے ساحلوں تک پہنچ گیا ہوا ہے. وزیرہ سے فلائٹس ٹیک آف کی ہیں اور سری نگر آ کے لینڈ گئی کر گئی. پاکستان نے شاید اس پہ ہم نے کوئی احتجاج بھی نہیں کیا, ہمارا ایک دوست ملک ہے وہ اس علاقے میں پہنچ رہا ہے جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے UN کی چارٹر. کیوں؟ ہمارا جو مخالف ہے وہ ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. ہمیں یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ 5 اگست 2019 کا جو واقعہ تھا وہ ون آف نہیں تھا, وہ ایک تسلسل تھا. پاکستان کو ختم کرنے کا دوسرا بڑا سٹیپ تھا. یہ پہلا 71 اور دوسرا یہ والا تھا. یہ انہوں نے 9 لاکھ سے زیادہ فوج یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. کیوں رکھی ہوئی ہے؟
उनकी इतनी सारी फौज की मौजूदगी में भी अगर सब कुछ हो रहा है तो फिर उस फौज का भी वैसे फायदा कोई नहीं है। इसलिए वही है कि उन्होंने ये भी उनका अज़म बड़े वाज़ेह उन्होंने कर दिया हुआ है कि नेक्स्ट स्टेज पे हम गिलगित बल्तिस्तान और फिर आज़ाद कश्मीर की तरफ आएंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जिस तरह हम बात करते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की तकमील के एजेंडे में एक वो बाब है जो कमल होना चाहिए था, वो भी यही समझते हैं। उससे एक कदम आगे जाते हैं, वो कहते हैं जो पाकिस्तान है आज ये भी भारत का हिस्सा होना चाहिए था, ये गलत हुआ जो कुछ भी हुआ है। और ये उनकी जो पहली कांग्रेस की सीईसी उसके मिनट्स पे है कि पाकिस्तान इज एन नेचुरल स्टेट, खत्म हो जाएगी, नहीं तो खत्म कर दिया जाएगा। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इस वक्त ये सब मिलकर कश्मीर को अलाउ कर रहे हैं कि भारत इसको हड़प कर ले, और उसमें वहां की इमदाद करने के लिए हमारे मुस्लिम दोस्त ममालिक भी उसमें शामिल हो गए। वहां पे भी रिसेंट जो माहिदा हुआ है यूएई के दरमियान और भारत के दरमियान, जिसके तहत कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, कैसे एक जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी उसमें कैसे जाके किया जा सकता है, लेकिन हमने उसमें बात ही नहीं की है। दोस्त मुल्क है ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान के मफादात को जख्म पहुंच रही है तो पाकिस्तान क्यों नहीं बात करे? इसको अगर आप समझे तो आपको नेक्स्ट स्टेप समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान का मुकाबला इस वक्त इस इतनी बड़ी जो है वो जो इविल एम्पायर है, जिसको मैं कहूंगा जो एक्सेस ऑफ इविल है इस वक्त दुनिया में, मैं 3 का मैंने जिक्र किया था, उनके साथ पाकिस्तान ने मुकाबला करना है। और इसमें पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा पाकिस्तान इस वक्त तन्हा है और इस मामले पे आगे हमेशा तन्हा रहेगा। राइट, जहां पर पाकिस्तान को जी आप कुछ कह रही थी प्रिया? जी आप बात मुकम्मल कर लीजिए जनरल साहब, आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। यहाँ पे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को, इंक्लूडिंग आवर पॉलिटिकल लीडरशिप, एक नैरेटिव पे खड़ा होना है। राइट, ये इलीगली ऑक्युपाइड मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो मुसलमान बच्चे बच्चियां अपनी इज्जतें जाने सब कुर्बान कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तान उनके साथ इस लड़ाई में शामिल है, होगा नहीं, शामिल है। बड़ी आपने बहुत डिटेल में बड़ी खूबसूरती से हमें आपने क्विकली रिकैप किया है, इंटरनेशनल हमें समझाया है जो थ्रेट है कोई भी आइसोलेटेड नहीं होती, उनकी कनेक्टिविटी है, वे पाकिस्तान स्टैंड्स, वे द वर्ल्ड स्टैंड्स। आई थिंक बड़े अच्छे तरीके से ये बात कही गई है। मगर पाकिस्तान की आवाज़ कमज़ोर क्यों है, उसमें एक बहुत बड़ा जो मसला है वो पाकिस्तान की मईशत है जो मुसलसल बुहरान का शिकार है। अब डॉलर की कीमत को कुछ ब्रेक तो ज़रूर लगा है, उसकी कीमत 2 रुपया 17 पैसे कम होकर 173 रुपये पर आ गई है। वजह क्या है? यही कि सऊदी अरब की जानिब से इस मुश्किल वक्त में मिलने वाली 4 अरब 60 करोड़ डॉलर की इमदाद है। सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर पाकिस्तानी स्टेट बैंक में जमा करा दिए हैं। इससे तेल और डॉलर की कीमतें बढ़ने से पैदा होने वाली मुआशी सूरत हाल से निमटने में मदद मिलेगी। यकीनन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और हर चैलेंज जहाँ से हम क्रिकेट से शुरू हुए हैं, कश्मीर, मईशत, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। कलादम जमात तहरीके लब्बैक एक बार फिर धरना देने इस्लामाबाद आ रही है। कलादम TLP के एहतजाज के दौरान अब तक 3 पुलिस एहलकार जहाँ भाग हो चुके हैं। हुकूमत ने इस एहतजाज से अब सख्ती से निपटने का फैसला किया है। आज काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म को इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई। फैसला किया गया है कि मुजाहिरीन को झेलम से आगे किसी सूरत आने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि एहतजाज की आड़ में पुलिस वालों को मारना जुल्म है, रास्ते बंद करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा सकते जो पाकिस्तान के मफाद में ना हो। रियासत अब हरकत में आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट का ख्याल है कि ये थ्रेट काफ़ी थी। आलिया साहिबा, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा देर से हुकूमत ने तवज्जो दी है इस मामले को? तो फरिया 2-3 चीज़ें मैं क्विकली जवाब दे दूं क्योंकि कश्मीर का आज डे था, तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के तवसत से नाजरीन को। सबसे पहले जब इस हुकूमत पर बात होती है ना कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, UN सिक्योरिटी के कौंसिल के अंदर 50 साल के बाद 16 अगस्त 2019 को आपको पता है कि कश्मीर इशू के बारे में मीटिंग हुई। अगर रेजोल्यूशन, आखिरी दफ़ा जो रेजोल्यूशन आया था ना सिक्योरिटी कौंसिल में, वो 21 दिसंबर 1971 में आया था और उसके बाद रेजोल्यूशन हमारी हुकूमत लेकर आई। जो लेटर्स आए थे, लेटर्स यानी 13 अगस्त 2019, 12 अगस्त 2019,
3 अगस्त 2020 हम लेकर गए कि कश्मीर को डिस्कस करो, अदरवाइज तो कश्मीर पे डिस्कशन खत्म हो चुकी थी। बात सिर्फ यहाँ पर जब हम ये बात करते हैं ना, हम सिर्फ ये कहते हैं कश्मीर के इश्यू पर इजलास बुलाते हैं ना, तो अपोजिशन आपको पता है वो किस चीज़ पे बायकॉट करती है कि हमारे लीडर्स का प्रोडक्शन ऑर्डर इशू नहीं हुआ। मैं इस पर फर्दर बात करने से पहले मैं TLP पर आ जाती हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं ये सिर्फ बताना चाहती थी कि कश्मीरी अवाम को ये पता होना चाहिए कि हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी फोरम होगा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कश्मीर के एम्बेसडर के तौर पर उनका मुकदमा लड़ेंगे। मैं सूरह बकरा की आयत है 12 नंबर, और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन पर फसाद ना करो तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खूब सुन लो, हकीकतन यही लोग फसाद करने वाले हैं मगर इन्हें शऊर नहीं है। आपने फरिया कहा कि हमने थोड़ी देर कर दी। फरिया 3 दिन इन्होंने लाहौर में प्रोटेस्ट किया, उसके बाद 3 दिन से ये मुरीद के पास, कमोकी के पास ये स्टे किए हुए हैं। हत्तुल अमकान हुकूमत की ये कोशिश होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि खून उनका गिरे वो भी एक मुसलमान का खून है, खून हमारे जो एहलकार हैं, पुलिस एहलकार, उनका गिरे वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। तो हम सिर्फ इस चीज को अवॉइड करना चाहते थे। लेकिन मुझे एक बात बता दे, क्या पुलिस वालों को मारना, ये बड़े नाजुक मामलात हैं, लेकिन when you were in opposition तो आप इसकी बिल्कुल ऑपोजिट बात करते थे। फरिया, मैं उसमें भी आपको बता देती हूँ, जब वहां पर बात होती है, मैं ये याद कराना चाहती हूँ, बात तब वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था जिस पर हर मुसलमान, देखें मेरे से ज्यादा आप इस्लाम पे यकीन रखती होंगी, मेरे जो PMLN के कोलीग हैं, हम सब कलमा गो हैं, हम सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर जान कुर्बान करने वाले हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, तब बात हुई थी खत्मे नबूवत के जो कानून था उसके ऊपर बात हुई थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो let's not go there. हमें अभी के थ्रेड के ऊपर आ जाना चाहिए। I am not going there. फरिया, I just want to remind one thing कि उस वक्त बात ये हो रही थी कि कानून में खत्मे नबूवत के कानून में तरमीम का मसला था। आज मसला ये नहीं है, आज मसला ये है कि रोड बंद कर दी जाए, स्टेट की बात ना सुनी जाए, ये इस मेथड की बात हो रही है। आप एक anyway, as I said, ये sensitive है, but yes, you've given your opinion. I'll come to you, अली गौर साहब। मैं क्या एक हुकूमत का ये फैसला, क्योंकि अकेली नहीं कर सकती है हुकूमत, किस सबसे निपटा जाए, क्या ऑपोजिशन सपोर्ट करेगी हुकूमत को इस पर? फरिया, मुझे एक सेकंड बस अपनी बात, एक मिनट इनकी बात कंप्लीट होने दें। जी, मैं कंक्लूड कर लूं बात, मैं सिर्फ बात ये कंक्लूड कर लूं कि उस वक्त के जो हालात थे, मैं ये याद कराना चाहती हूँ, उस वक्त वजीर कानून राना सनाउल्लाह और वजीर आला शहबाज शरीफ साहब थे, जिन्होंने मुजाहिरीन को खुद फैजाबाद पहुंचने का मौका प्रोवाइड किया था। बहुत अच्छी तरह से लोगों को याद करना चाहिए। और आज 3 दफा हालात मुख्तलिफ थे और हालात मसला खत्मे नबूवत के कानून का था। आज फर्क है कि ये जो मुतालबात कह रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो सही मुतालबात हैं, जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, हम वो भी मानने को तैयार हैं। बहुत कम है। अली साहब, क्या आप समझते हैं कि स्टेट का ये फैसला ठीक है? देखिए, वक्त वाकई प्रोग्राम का कम होता है, और वो भी अगर आप किसी एक ही पार्टिसिपेंट को ज़्यादा दे दें तो फिर दूसरों के लिए तो वाकई बड़ा कम टाइम रह जाता है। और गुजारिश ये है कि ये जो बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, हालात वही हैं, मैं सिर्फ वो आईना दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरे पास भी है और शायद आपके भी इल्म में होगा, कि उस वक्त जो अब के वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो उनके धरनों में बैठकर बाकायदा नारे लगाया करते थे। आप आज भी वो सोशल मीडिया पर वो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। और दूसरा ये है कि ये बताएं कि जिस मुतालबे को लेके ये चल रहे हैं, और जो मुआहदा इस मौजूदा हुकूमत ने उनके साथ किया, इन्होंने किसकी मशावरत के साथ किया था, जिस पर कि इन्होंने साइन किए कि हम फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं उनको भी निकालेंगे और उनके दीगर मुतालबात माने। इसका मतलब है कि बासियत हुकूमत आपने पूरी कौम के साथ भी झूठ बोला और उन प्रोटेस्ट करने वालों के साथ भी झूठ बोला।
बोला इस पे जवाब उस देना वक्त चाह रही हैं आप? नहीं बात होगी अभी और नहीं ये एक मिनट जरा मेरी बात मुकम्मल होने दो मेरी बात मुकम्मल होने दें प्लीज। दूसरी बात यह है कि उस वक्त शेख रशीद जो थे वो मतलब जलाओ घराओ मुल्क में आग लगा दूंगा ये फिक्रे किसने बोले थे उस वक्त? ये तमाम चीजें उस वक्त और थी और आज और थी। ये इमरान खान न्याजी जब खुद 126 दिनों का इन्होंने धरना दिया और ये कहते थे कि मैं पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दूंगा, इस्लामाबाद बंद कर दूंगा, लाहौर बंद कर दूंगा, फैसलाबाद बंद कर दूंगा, कराची बंद कर दूंगा, उस वक्त क्या इमरान खान और इसकी पार्टी के ऊपर भी रोकने की कोशिश आप लोगों ने भी की है? रोकने लेकिन जिस तरह से आज जिस तरह से आज उन महते लोगों पर भी गोलियां चलाई गई हैं, उनके लोग भी शहीद किए गए हैं। वो हमारे लोग हैं जिनके खून बह रहे हैं, उनके लोगों को भी शहीद किया गया। उनके खून का हिसाब कौन देगा? आप सोशल मीडिया पर देखें, आप सोशल मीडिया पर जाएं, तमाम मोबाइलों में उनकी तस्वीरें हैं जिनके ऊपर सीधी गोलियां मारी गई हैं। क्या ये तरीका है? अगर वो पुरअमन प्रोटेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको प्लीज ऐसे मत फैलाएं। हमारी रिक्वेस्ट आलिया, लेट मी कम टू जनरल साहब, क्योंकि अब उनकी बारी है। जनरल साहब, मुझे सिर्फ व्हाट इज दिस सोल्यूशन? देखिए बात ये है, सोल्यूशन पुरअमन लोगों के ऊपर गोलियां चलाना, उनके साथ जो कि खतरनाक हो सकती है किसी के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है, मुज़ाकरात करने चाहिए।